सच यह है, ज्यादातर लोग मरते नहीं, वे बस धीरे धीरे जीना छोड़ देते हैं। दिन गुजरते रहते हैं, उम्र बढ़ती रहती है, और हम खुद से कहते रहते हैं, अब बहुत देर हो चुकी है। यह कहानी उन लोगों की है जिन्होंने मान लिया था कि उनके जीवन में अब कुछ नया नहीं होगा, और फिर भी जीवन ने उन्हें दोबारा चुन लिया। स्टिल लाइफ अब हमें याद दिलाती है कि देर से शुरू होना कभी हार नहीं होता। साल 1944। इटली का एक तबाह हो चुका शहर, चारों तरफ युद्ध का शोर था, लेकिन उस मलबे के बीच दो इंसान एक ऐसी चीज खोज रहे थे जो गोलियों से नहीं मरती, कला, खूबसूरती और इंसानियत। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसे सफर पर जहां वक्त ठहर जाता है। सारा विनमैन की मशहूर किताब स्टिल लाइफ महज एक कहानी नहीं है, यह एक एहसास है। यह कहानी है यूलिसिस टेम्पर की, एक युवा ब्रिटिश सिपाही, और एवलिन स्किनर की, जो उम्र के उस पड़ाव पर थी जहां यादें ही सबसे बड़ा खजाना होती हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे, आप इसे जिएंगे। कहानी की शुरुआत होती है टस्कनी के एक वाइन सेलर से। बाहर बमबारी हो रही है, लेकिन जमीन के नीचे धूल और सन्नाटे के बीच यूलिसिस और एवलिन मिलते हैं। यूलिसिस, एक साधारण सा लड़का जिसके दिल में कला के लिए एक अनकही तड़प थी, और एवलिन, एक आर्ट हिस्टोरियन जो युद्ध के बीच कीमती पेंटिंग्स को बचाने के मिशन पर थी। एवलिन की बातें सुनकर यूलिसिस को पहली बार लगा कि दुनिया सिर्फ जंग के बारे में नहीं है। एवलिन ने उसे बताया कि कैसे एक पेंटिंग में कैद एक पल, स्टिल लाइफ, सदियों तक जिंदा रहता है। उन्होंने उस रात शराब पी, कला पर बातें की, और एक दूसरे के जीवन पर वो छाप छोड़ी जिसे वक्त की कोई भी लहर मिटा नहीं सकती थी। युद्ध खत्म हुआ, यूलिसिस वापस लंदन लौट आया, लेकिन क्या वो सच में वापस आया था? लंदन की वो तंग गलियां, उसका पब द ग्लोब, और उसके दोस्त सब वहीं थे। उसकी पत्नी पेगी भी वहीं थी, लेकिन युद्ध ने सब कुछ बदल दिया था। पेगी को किसी और से प्यार हो गया था। यूलिसिस चाहता तो टूट सकता था, लेकिन उसके भीतर एवलिन की वो बातें गूंज रही थीं। उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी जिंदगी को एक स्टिल लाइफ की तरह देखना शुरू किया, जहां हर छोटी चीज की अपनी खूबसूरती होती है। तभी उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसे इटली में एक पुरानी संपत्ति विरासत में मिली, एक ऐसा घर जो शायद उसे पुकार रहा था। लंदन, जहां आसमान अक्सर ग्रे रंग का होता है और यादें नमकीन। युद्ध के बाद यूलिसिस अपने पुराने पब द ग्लोब में वापस तो आ गया था, लेकिन उसका मन अब भी टस्कनी की उन पहाड़ियों में अटका था। यहां जिंदगी एक ढर्रे पर चल रही थी। पैगी, उसकी पत्नी, अब किसी और की हो चुकी थी, लेकिन यूलिसिस के दिल में उसके लिए नफरत नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। तभी एक दिन एक चिट्ठी आती है। इटली से आई उस कानूनी चिट्ठी ने सबको चौंका दिया। याद है वो बूढ़ा इतालवी शख्स अर्थुरो, जिसे यूलिसिस ने युद्ध के दौरान मौत के मुंह से बचाया था? उसने अपनी वसीयत में यूलिसिस के नाम फ्लोरेंस में एक आलीशान अपार्टमेंट और कुछ जायदाद कर दी थी। लंदन के उस छोटे से पब में बैठे दोस्तों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। यूलिसिस के पास अब दो रास्ते थे, या तो वो इसी धुंधलके में अपनी बाकी जिंदगी गुजार दे, या फिर उस सुनहरी धूप की तलाश में निकल पड़े जिसके बारे में एवलिन ने उसे बताया था। कहते हैं कि परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं बनता, बल्कि उन लोगों से बनता है जो आपके साथ चलने को तैयार हों। एसएफ, यूलिसिस अकेला नहीं गया। उसके साथ थे क्रेसी, एक बुजुर्ग जो पेड़ों से बातें करना पसंद करता था, और नन्ही किड, पेगी की बेटी, जिसे यूलिसिस ने अपना मान लिया था। और हां, क्लॉड, एक नीले रंग का तोता जो शेक्सपियर के डायलॉग बोलता था। यह अजीबोगरीब टोली लंदन से निकली
और पेरिस होते हुए इटली की ओर बढ़ी। ट्रेन की खिड़की से बदलते हुए नज़ारे, आल्प्स के पहाड़, और फिर वो जादुई एहसास जब उन्होंने पहली बार पियाजा सांतो स्पिरितो में कदम रखा। फ्लोरेंस, जहां हवा में ताज़ी कॉफी और पुरानी कला की खुशबू घुली हुई थी। जब यूलिसिस ने अपने नए घर की खिड़की खोली तो सामने फ्लोरेंस का वो मशहूर चर्च था। यहाँ की जिंदगी स्लो थी, ठीक वैसी ही जैसी एक पेंटिंग होती है। उन्होंने वहां अपना ठिकाना बनाया। क्रेसी ने वहां के बगीचों में अपनी जगह ढूंढ ली और यूलिसिस ने वहां के लोगों के दिलों में धीरे धीरे ये लंदन के लोग उस इतालवी माहौल का हिस्सा बन गए। वो सुबह की धूप में बैठकर वाइन पीना, शाम को गलियों में घूमना और कला पर चर्चा करना। यूलिसिस को महसूस हुआ कि शायद यही वो स्टिल लाइफ है जिसकी तलाश उसे हमेशा से थी। लेकिन एक कमी अब भी थी। एवलिन स्किनर, वो औरत जिसने यूलिसिस की आंखों पर पड़ा पर्दा हटा दिया था, वो कहाँ थी? क्या वो अब भी दुनिया की खूबसूरती बचा रही थी? यूलिसिस को यकीन था कि एक दिन उनकी राहें फिर से टकराएंगी, क्योंकि फ्लोरेंस जैसे शहर में कोई भी चीज हमेशा के लिए खोई नहीं रहती। वक्त बीतता गया। 1950 का दशक आ चुका था। यूलिसिस का घर अब फ्लोरेंस के कलाकारों और दार्शनिकों का अड्डा बन गया था। लेकिन खुशियों की इस परत के नीचे कुछ यादें अब भी ताज़ा थीं। यूलिसिस अक्सर सोचता था कि क्या इंसान वाकई अपने अतीत को पीछे छोड़ सकता है, या फिर हम सब अपनी यादों के कैदी हैं। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है। लंदन से कुछ ऐसी खबरें आती हैं जो यूलिसिस को उसके पुराने रिश्तों की याद दिलाती हैं। क्या उसे वापस जाना होगा, या फिर इटली की ये मिट्टी उसे कभी जाने नहीं देगी? दोस्ती, वफादारी और प्यार के बीच झूलती यह कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां हर फैसला एक नई पेंटिंग की तरह था। खूबसूरत लेकिन पेचीदा। वक्त वक्त एक ऐसी नदी है जो कभी रुकती नहीं। साल बीतते गए और फ्लोरेंस की गलियों में यूलिसिस और उसके दोस्तों की हंसी अब एक स्थायी हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन याद है वो अधूरी मुलाकात? एक शाम जब सूरज अर्नो नदी के पीछे ढल रहा था, यूलिसिस ने एक जाना पहचाना साया देखा। वही गरिमा, वही आंखों में चमक, एवलिन स्किनर। जब ये दोनों फिर से मिले तो जैसे वक्त थम गया। दशकों बाद की यह मुलाकात किसी जीत से कम नहीं थी। एवलिन अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसकी कला के प्रति दीवानगी वैसी ही थी। उसने यूलिसिस को बताया कि कैसे उसने सालों तक उसे ढूंढने की कोशिश की। उन दोनों के बीच का रिश्ता न तो पूरी तरह दोस्ती था, न ही सिर्फ प्यार। वह दो रूहों का मिलन था जो एक दूसरे को बिना बोले समझती थीं। एवलिन भी उसी अपार्टमेंट का हिस्सा बन गई। अब वो टोली पूरी थी। द ग्लोब पब की यादें और इटली की ये शामें मिलकर एक हसीन स्टिल लाइफ पेंटिंग बना रही थीं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। नवंबर 1966, फ्लोरेंस के इतिहास का वो काला दिन जिसे कोई नहीं भूल सकता। हफ्तों से बारिश हो रही थी और अर्नो नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका था। और फिर तबाही आई। नदी का पानी बांध तोड़कर शहर में घुस गया। वह शहर जो अपनी कला और खूबसूरती के लिए जाना जाता था, अचानक कीचड़, मलबे और खौफनाक शोर से भर गया। यूलिसिस और उसके दोस्तों ने अपनी आंखों के सामने उस शहर को डूबते देखा जिसे उन्होंने अपना घर माना था। कीमती पेंटिंग्स, सदियों पुरानी किताबें और मूर्तियां, सब उस गंदे पानी की भेंट चढ़ रही थीं। यह सिर्फ एक शहर की बाढ़ नहीं थी, यह इंसानी इतिहास और यादों पर हमला था। एवलिन के लिए यह उसकी जान निकलने जैसा था। वह औरत जिसने पूरी जिंदगी इन कलाकृतियों को बचाने में लगा दी, आज लाचार होकर उन्हें डूबते देख रही थी। लेकिन दोस्तों, अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, उम्मीद की एक किरण कहीं ना कहीं से फूटती ही है। जब पानी उतरा तो फ्लोरेंस की गलियां कीचड़ से अटी पड़ी थीं। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। पूरी दुनिया से हजारों नौजवान, छात्र और कलाकार फ्लोरेंस की ओर दौड़ पड़े। उन्हें इतिहास में
मड एंजल्स कहा गया। यूलिसिस, क्रेसी, एवलिन और नन्ही किड, सब ने मिलकर कमर कसी। वे घंटों तक उस बदबूदार कीचड़ में खड़े रहकर पुरानी लाइब्रेरी की किताबों को सुखाते, पेंटिंग्स से मिट्टी हटाते। उस तबाही ने उन्हें एक बात सिखा दी कि चीजें टूट सकती हैं, इमारतें ढह सकती हैं, लेकिन जो प्यार और एकता उस मुश्किल घड़ी में दिखी, वह अमिट थी। यूलिसिस ने महसूस किया कि जिंदगी का असली मतलब सिर्फ खुशियों को सहेजने में नहीं, बल्कि बर्बादी के बाद फिर से खड़ा होने में है। बाढ़ के बाद फ्लोरेंस फिर से मुस्कुराने लगा, लेकिन वक्त ने अपनी कीमत वसूलनी शुरू कर दी थी। पुराने साथी अब साथ छोड़ रहे थे। क्रेसी, जो पेड़ों की आत्मा को सुनता था, शांति से इस दुनिया से विदा हो गया। उसकी मौत ने यूलिसिस के दिल में एक खालीपन भर दिया, जिसे इटली की सबसे बेहतरीन वाइन भी नहीं भर सकती थी। एवलिन भी अब कमजोर हो रही थी, लेकिन उसकी याददाश्त और उसका अंदाज अब भी वैसा ही था। उसने यूलिसिस से एक बात कही थी जो उसे हमेशा याद रही। यूलिसिस, जिंदगी एक कैनवास है। हम सब बस उस पर अपनी पसंद के रंग भरते हैं। कभी रंग फैल जाते हैं, कभी धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन अंत में वो पूरी पेंटिंग ही मायने रखती है। साल 1970 का दशक आ चुका था। फ्लोरेंस की हवाएं अब अभी वैसी ही थीं, लेकिन यूलिसिस के अपार्टमेंट की रौनक धीरे धीरे शांत हो रही थी। एवलिन, जो कला की दुनिया की एक जलती हुई मशाल थी, अब बुझने के करीब थी। अपनी आखिरी घड़ी में भी उसने यूलिसिस का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, हमने एक अच्छी लाइफ जी, है ना यूलिसिस? बिना किसी शोर के एवलिन ने अपनी आंखें मूंद लीं। वह चली गई, लेकिन अपने पीछे वो नजरिया छोड़ गई जिसने एक साधारण सिपाही को एक कलाकार बना दिया था। यूलिसिस जानता था कि एवलिन मरी नहीं है। वह फ्लोरेंस की हर उस पेंटिंग में जिंदा है जिसे उसने सहेजा था। वह हर उस पन्ने में है जिसे उसने पढ़ा था। अब यूलिसिस अकेला था, लेकिन अकेलापन उसे डराता नहीं था। उसके पास किड थी, जो अब बड़ी हो चुकी थी और उसी की तरह फ्लोरेंस से प्यार करती थी। यूलिसिस अक्सर अर्नो नदी के किनारे बैठता और उस 1944 वाली मुलाकात के बारे में सोचता। वह वाइन सेलर, वो बम्बारी और वो अजनबी औरत। अगर वो न मिली होती, तो शायद यूलिसिस आज भी लंदन की किसी तंग गली में एक अधूरा जीवन जी रहा होता। उसे समझ आया कि स्टिल लाइफ का असली मतलब क्या है। इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी रुक गई है। इसका मतलब है जिंदगी के भागते हुए शोर के बीच एक पल के लिए ठहरना, उस खूबसूरती को देखना जो एक प्याले में रखी कॉफी में है, एक पुरानी इमारत की दरार में है, या एक दोस्त की खामोश मुस्कुराहट में है। यूलिसिस ने अपनी पूरी जायदाद और वो घर किड के नाम कर दिया। वह चाहता था कि खूबसूरती का यह सिलसिला कभी न थमे। तो दोस्तों, सारा विनमैन की यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह सिखाती है कि युद्ध और तबाही के बीच भी प्यार पनप सकता है। यह सिखाती है कि परिवार सिर्फ खून से नहीं, बल्कि साथ बिताए गए वक्त से बनता है। और सबसे जरूरी बात, यह हमें सिखाती है कि हम सब अपनी जिंदगी के पेंटर खुद हैं। चाहे मंजर लंदन की धुंध जैसा हो या इटली की धूप जैसा, पेंटिंग आपकी है। हाथ में ब्रश उठाइए और अपनी स्टिल लाइफ को रंगों से भर दीजिए। वक्त तो गुजर ही जाएगा, बस पीछे रह जाएंगी आपकी यादें एक खूबसूरत तस्वीर की तरह। आशा है कि यूलिसिस और एवलिन के इस सफर ने आपके दिल को छुआ होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस ऑडियो बुक को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें अपनी जिंदगी में थोड़े और रंगों की तलाश है। आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल कौन सा रहा है? कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं इंतजार करूंगा। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। सलाम, नमस्ते और अलविदा।